ये मोदी सरकार। इसलिए हम तो ऐसे समर्थन में आए थे, हम तो भाषण देने आए भी नहीं, भाषण नहीं कह रहे मतलब। लेकिन सरकार को घेरना जरूरी है। और उसके पीछे जितने संघी बैठे हुए हैं, ये चोर टाइप लोग हैं। सीधा मुकाबला, असली लड़ाई तो इन्हीं से है। कि जिसमें जो रतनलाल जी को रोका गया, आरएसएस बीजेपी की बुराई करने से, मेरी बात उसमें कही भी है। इस तरह भानु प्रताप जी को भी रोका गया था। तो उसके बेसिस पर और कुछ बेसिस पर मेरा अपना आकलन था कि इसमें कुछ ना कुछ पीछे शक्तियाँ काम कर रही हैं। जो दिख रहे हैं वो लोग नहीं, इनके पीछे और कोई टीम है जो कि दिख नहीं रही है। लेकिन जज साहब ने जो है अभी 2 दिन पहले इनकी पोल खोल दी। देखो, आपने को ठीक कहा है, मैंने भी वीडियो सुना। आप वीडियो सुनने के बाद में जो हम विचार सोच रहे थे, जो हमारा आकलन था कि आखिर ये जो संगठन है पूरा और ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पीछे से स्पॉन्सर्ड लगता है। अब ये इसकी पोल 100% खुल गई है, क्योंकि जज साहब ने ये साफ कहा। जज साहब ने जब थोड़ा बहुत, जो कॉलेज पार्टी जज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा बहुत जब बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू किया, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, आरएसएस के खिलाफ बोलना शुरू किया, फिर उन्होंने एक बीच में रुक करके कहा कि देखो ऐसा है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, तो इन ऑर्गेनाइजरों ने मुझसे कहा है कि आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। ये आप मतलब, मैं आपके दर्शकों, जितने दर्शक हैं, मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को सुने। जज साहब कॉलेज पाटिल हैं। तो आप, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने हमें कुछ कंडीशन पर बात करने को कहा है। सरकार के खिलाफ मत बोलो, तो हम किसके खिलाफ बोलेंगे? सुनिए, तो हमें आपको सच बताना है। यदि हम सच समझते नहीं, यदि हम सच्चा शत्रु समझते नहीं, तो लड़ेंगे किसके साथ, किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो आप कॉल से पाटिल को देखेंगे तो उनमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि जज साहब झूठ क्यों बोलेंगे, कि उनको इस शर्त के साथ मंच पे आने के लिए, स्पीच देने के लिए उनको परमिशन दी गई है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और मैं एक बात और देख रहा हूँ गेंदर जी, कि जो सोनम वांगचुक जी हैं, वो भी बार बार उनकी जितने भी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दे रहे हैं, या अपनी स्पीच जो भी दे रहे हैं, या मीडिया से जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उसमें देख लीजिए, वो सरकार के खिलाफ बहुत ही जो सॉफ्ट है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार को बदलना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ कुछ कराना नहीं, सख्ता ब्लड कराना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दे, उनकी वोटर बढ़ाएंगे सरकार के, और सरकार को नुकसान नहीं होगा। वो सरकार के नुकसान की बात ही नहीं कर, सरकार को पलटने के लिए, सरकार को वहाँ से हराने के लिए आगे चुनाव होते हैं, तो उसके लिए काम ही नहीं कर रहे। तो भैया किस लिए काम कर रहे हैं? अब जज साहब ने पोल खोल दी, जज कॉल से पाटिल साहब ने, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और अम्बेडकरवादी हैं, और वो अच्छे इंसान बताए जाते हैं, लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, अलग मुद्दों संघर्ष करते रहे, उनकी विश्वसनीयता पर आज तक कोई दाग नहीं है। ये तो नए लोग आए हैं, ये जो दीपकेन कंपनी, इनका तो अभी पिछले का जो इनका बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं उससे बात अभी करूँगा। तो जज साहब का ये कहना और इन लोगों के द्वारा इनका कोई जो है खंडन ना करना, ये बताता है कि वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं बोलने के लिए, उन लोगों को कंडीशन लगा करके या बीजेपी की और भारत सरकार की बुराई नहीं करेंगे, आप आरएसएस की बुराई नहीं करेंगे, इस शर्त पर उनको आने दिया जा रहा है। मैं तो बड़ा मतलब मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। मैं जज साहब की मैं तारीफ करूँगा, बाकी लोगों ने बात क्यों नहीं बोली, क्योंकि इन लोगों को हमें बता रहा हूँ कि एक्सपोज करने की आवश्यकता है मंच से ही, कि इनके मंच से ही, कि हमारे साथ एक कंडीशन लगाई जा रही है, जो जज साहब ने एक्सपोज किया है, और इस एक्सपोजर को बड़े पैमाने फैलाने की आवश्यकता है, जिससे ये पता चले कि ये जो भी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी और के खिलाफ है। तो कौन है? अब विचार का प्रश्न ये है गजेंद्र जी, आखिर ये किसके खिलाफ आंदोलन है? मैं वही बताने की, तो मैं आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ क्रम से, शुरू से आखिर। मेरे हिसाब से मेरा अपना आकलन क्या है इस मामले में। पहले जब ये अमेरिका में थे, मैं दीपके की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था पहले साहब मुझे तो डर लग रहा है, वहाँ मुझे पकड़ लेंगे, मैं जाऊँगा तो लोगों की आशंका है। फिर बाद में अचानक ही डेट घोषणा हो जाती है, मेरी गिरफ्तारी होगी। ये पहले उन्होंने कहा गिरफ्तारी होगी, मुझे पकड़ लेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि उन्होंने 6 तारीख की डेट घोषित की जाती है कि 6 तारीख को वहाँ आएंगे। तो आकर के सीधे कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर अप्लाई करेंगे परमिशन के लिए, और उसके जंतर मंतर पर जाएंगे। ये उनका पहले स्टैंड था। तो भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इन्हें इतना विश्वास कैसे था कि पुलिस इनको सीधा जंतर मंतर जाएंगे और परमिशन ग्रांट कर देगी, जबकि हमने भी आंदोलन वहाँ पर किए हैं। तो वहाँ हफ्ते 10 दिन 12 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये क्या करते हैं, वहाँ आते हैं, आने के बाद में पुलिस कहाँ पहुँचती है? एयरपोर्ट पहुँचती है कि भैया आपको परमिशन देने के लिए हम जो है वहाँ से खुद चल करके, पुलिस यहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एयरपोर्ट जाती है और वहीं परमिशन लिख के दे देती है।
तो पुलिस को इतना इससे लगाव क्यों है? पुलिस आखिर अपने खिलाफ होने वाले सरकार अपने खिलाफ होने वाले आंदोलन को वहीं जाकर के थाली में सजा कर परमिशन क्यों ग्रांट कर रही है? इससे डाउट पैदा पहली बार हुआ और मुझे भी डाउट पैदा हुआ। पहले मैं इसके समर्थन में था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये घटना हुई तो मुझे डाउट पैदा हुआ। मैं जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा मैं इसका साथ नहीं दे सकता। उसके बाद मैं साथ देना बंद किया। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, चलो परमिशन ग्रांट हो गई, कोई बात नहीं। फिर इनको वहाँ पर ANI और बहुत संस्था मैंने देखी, वहाँ जाकर इनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुँची हुई हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि भारत सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन चल रहा होता है तो जो आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, ANI PTI उसी तरह की मीडिया हैं, वो क्या उनको कवर करती हैं? नहीं करती। तो उन्हें कवर क्यों करने क्यों नहीं? सरकार के खिलाफ आंदोलन को ANI PTI को क्यों कहा गया कि भाई आप उस आंदोलन को कवर करने के लिए, दीप्तियों को ऊँचा बड़ा दिखाने के लिए आप एयरपोर्ट पहुँचिए और वहीं जाकर उसका स्वागत करिए। अच्छा चलो वहाँ से आ जाते हैं, आने के बाद में आंदोलन होता है, कोई बात नहीं, दो भीड़ जुटी आप सब लोगों ने देखा, उसको हम छोड़ देते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। अब 20 तारीख को आंदोलन शुरू होता है। 20 तारीख की भी परमिशन ग्रांट होगी। चलो परमिशन ग्रांट होना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हो भी सकती है, सरकार दे भी देती है, दे दी, चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी क्या भाई अब तो हम उठेंगे नहीं, अब तो हम जो है इस्तीफा लेकर उठेंगे और यहाँ पे इलीगल रूप से बैठेंगे। बैठते रहे, लगातार बैठते रहे, आज तक बैठ रहे हैं। सरकार ने इसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं की। हम पहले भी कह चुके हैं, पहलवानों को तो उन्होंने तुरंत उठा दिया, रात को उठा दिया, वो महिलाओं को उठा दिया, ये तो पुरुष बैठे हुए हैं, महिलाओं को वहाँ से उठा दिया। अब मुझे बता दें कि सरकार इनको इतना टॉलरेट क्यों कर रही है? अब क्या ड्रामा चल रहा है, जो मैं ड्रामा में इसलिए कर रहा हूँ, ड्रामा 100% ड्रामा, ये स्पॉन्सर्ड है। ये जो है इनका इंडिपेंडेंट कार्यक्रम नहीं है। जनता, सारे लोग, देश के नागरिक इस बात को देख लें कि स्वतंत्र रूप से इसका आकलन करें, अंधभक्ति में आकलन न करें कि भैया कि ये तो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, पूरा आंदोलन है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मुझे क्लियर हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की और भारत की सरकार का विरोध करने से रोकना, जो वहाँ आ रहे हैं, जैसे जैसे कहा, हमने भी कई जो जतन लाल जी वाले वीडियो देखे हुए हैं, इससे सिद्ध हो चुका है कि वहाँ पर ये प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ बोलने पर रोक लगाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे गजेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछता हूँ और मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ, विचार करें और जज साहब वीडियो जरूर देखें, जिन्होंने पहले उन्होंने ये बात कही है कि मुझे रोका गया तो कहा गया था भाई आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन में सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो ये कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे? सारी पॉलिटिकल पार्टी आ रही कांग्रेस को छोड़ करके, करीब ऑफिशियली आ रही हैं कांग्रेस को छोड़ करके। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो पहले से था बिल्कुल सही था, उनका आकलन सही था, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी या कोई गुट शामिल है। अब जो सरकार का विरोध नहीं हो रहा है और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इससे सिद्ध हो चुका है कि कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार की बुराई नहीं करना और बेहतर रूप से बड़े रूप में शिक्षा में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बात ना उठाना और अभी तक लगातार एक ही रट पर लगा रहना कि भाई तोता की तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भाई इस्तीफा दे देगा, दूसरा आ जाएगा तो वो ये काम करने वाला है, बदलने वाला कहाँ है? तो अब जो है मुझे गजेंद्र जी एक बात बता दूं, मैं क्यों आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है कि वहाँ पर इसको परमिशन ग्रांट करने के बाद में पुलिस वहीं पर पहुँच जाना और वहाँ से परमिशन देना, उसके बाद में दोबारा परमिशन ग्रांट करना, कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर अब तक इनको वहाँ से ना हटाना। और तीसरी बात क्या है कि वहाँ पर मुझे जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ पर वो सभी लोग जो लोग बैठे हुए हैं जिनको मन शेयर नहीं करने दिया जा रहा है, बाकी जो आयसा के लोग बैठे हुए हैं और बहुत से लोग हैं, मैंने कई लोगों से बात करवाई है किसी माध्यम से, तुम्हारे साथी इन्होंने बात करी, तो वो सब लोग इस बात को अब कह रहे हैं, वो दबे सुर में कह रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं कहेंगे, आप उनके सामने अब इंटरव्यू लेने जाएंगे तो वह नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, वो डरे हुए हैं। ये बात मैं पहली बार चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ देशवासियों को। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं दीपकेन कंपनी के अलावा, उन लोगों को डराया जा रहा है, उन लोगों को डराया जा रहा है कि, और जो लोग वहाँ आ रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ थोड़ा सा भी ना बोल पाए, इनके दीपकेन कंपनी के खिलाफ थोड़ा सा भी क्वेश्चन करता है तो इन्हें एकदम एरोगेंट हो जाते हैं और आने के बाद में उसे घेर लेते हैं, घेर के उसे बाहर भगा देते हैं। पुलिस इसमें समर्थन करती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप ही लोग कहते हैं कि मोदी जी से क्या आपत्ति है? मोदी जी लोगों को आपत्ति ये है कि उनके ये तो इंटरव्यू देते उनको देते हैं किनको, जो उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कौन, वही करते हैं। कोई विरोध का क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई कड़ा क्वेश्चन ना पूछा जाए उनकी किसी भी पॉलिसी के बारे में, किसी भी एक्ट के बारे में। इसी तरीके से जब हम उसका विरोध करते हैं, मीडिया विरोध करती है, जब दीपकेन कंपनी से कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे डाउट हो तो क्यों नहीं पूछ सकता? तो इन्हें आपत्ति क्या है? डेमोक्रेसी में मुझे ये बता दें कि डिसेंट जो होती है, कि विरोध का स्वर जो होता है और विपक्षी जो स्वर होता है वो भी साथ साथ चलता है। तो ये विपक्ष की आवाज़ को वहाँ दबाते हैं और मुझे यही बताया गया है कि उसको वहाँ पीटने के तैयार भी रहते हैं।
अगर कोई वहाँ कुछ इनके खिलाफ थोड़ा बहुत ही बोलेगा तो वहाँ पीटने तैयार रहता है। मैं एक जानना चाहता हूँ कि ये जो सभा है, मैं एक बार बता दूँ कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है ये है इलीगल प्रोटेस्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इलीगल प्रोटेस्ट है। कोई सरकार ने परमिशन को एक दिन के बाद ग्रांट नहीं करी है। ऐसी इसे अनलॉफुल असेंबली कही जाती है। ये हमारे आईपीसी के ऑफिस में ऑफिस में अपराध भी है। मैं पहले भी एक बात को कह चुका हूँ कि पुलिस को चाहिए कि इनके खिलाफ एफआईआर करे और हो सकता है आगे एफआईआर करे, और नहीं करती है तो फिर तो 100% सिद्ध हो जाएगा कि बीजेपी का ही बना हुआ ये पूरा मामला है। वैसे जज साहब ने इसकी पोल खोल दी है तो ये गजेंद्र जी मैं दावे से कह सकता हूँ, पहले मेरा मानना ये था शायद आम आदमी पार्टी इसके पीछे हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लोग खुल के सामने आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की बुराई करने का मना नहीं कर रहे। तो फिर संसद मार्च क्यों कर रहा है अगर ये बीजेपी का ऑर्गेनाइज है? देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं चैनल में कह दूँ मैं कांग्रेस को वोट भी नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई ऐसी रणनीति बीजेपी बना करके इन लोगों के माध्यम से अगर स्पॉन्सर कर रही है और उसको डाउन करना चाहती है तो हमारी ड्यूटी बनती है इस पर बोलें, तो बोलना भी चाहिए। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है और हम ना किसी संगठन का हिस्सा है। जो हमें लगेगा, हमें उचित लगेगा उसको हम बोलेंगे और यही हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। इस संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करते हुए मैंने खिलाफ बोल रहा हूँ। ये जो पूरा मामला है कांग्रेस की राजनीति को जो थोड़ी आगे बढ़ रही थी उसको रोकने का प्रयास है। संसद मार्च करके पूरा जो श्रेय इस कोऑलिशन पार्टी को देने की कोशिश है, जिस वजह से कि संसद में हंगामा होगा। राम मंदिर का मुद्दा है, 20 का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। नीट का पेपर का मुद्दा भी जो विपक्षी उठा रही, ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों का श्रेय किसको जाएगा? वो इस आंदोलन करा करके इस दीपकेन कंपनी को, ये श्रेय सोनम वांगचुक दिव्य कंपनी को जाएगा और कांग्रेस का श्रेय नहीं मिल पाएगा। मुझे भी जानकारी मिल रही है कांग्रेस अपने प्रोग्रामों को पोस्टपोन कर रही है। जिस डेट को कांग्रेस प्रोग्राम रखती है उसी डेट के आसपास ये प्रोग्राम घोषित कर देते हैं। 20 तारीख का प्रोग्राम ऐसे ही बताया जाता है, 6 तारीख का प्रोग्राम ऐसे ही बताया जाता है। अब जो उन्होंने पहले 20 तारीख जब से शुरुआत करी तो अब 20 तारीख का प्रोग्राम भी उन्होंने जानबूझ करके किया है। और इसके पीछे मैं आप समझ लीजिए कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी है सेकंड नंबर पर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो उस पार्टी का, क्योंकि पहले सीटें बढ़ते अब सीटें आगे हो चुकी हैं, 100 के आसपास सीटें हैं। बीजेपी सीटें इस 24 के इलेक्शन में, केंद्र के इलेक्शन में वो कम हो चुकी हैं। कांग्रेस हो सकता है आगे बढ़े और कांग्रेस अपने मुद्दों को उठा भी रही है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, मैंने कांग्रेस को वोट कभी नहीं किया है, मैं इस पर साफ कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन मुझे लग रहा है जो है सच्चाई वो सामने रखने की जरूरत है। तो कांग्रेस के साथ युवा लोग ना जुड़ जाए, जो कांग्रेस नीट का और बहुत से प्रोग्रामों को राहुल गांधी बाकी लोग उठा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए और उन वोटर को जो कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं काट करके इसको संगठन को श्रेय देने के लिए कि इस संगठन काम कर रहा है और संगठन को बाद में पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा करा करके कांग्रेस के वोट का बंटवारा करने की कोशिश है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं। आप इसको देख लेना, आज नहीं कल नहीं परसों, जैसे अन्ना के आंदोलन का, केजरीवाल आंदोलन का भेद खुला था, वो इसका भेद खुलेगा। और देखो मैं एक बात बता दूंगा कि आप खुद सोचो, आप इन जो दीपकेन कंपनी है, दीपके और बाकी तीनों प्रवक्ता हैं, आप उनकी स्पीच सुनिए जो भाषण दे रहे हैं, क्या दम लगता है आपको भाषणों में? क्या गहराई नज़र आती है? क्या डेप्थ है उनकी बातों में? क्या ऐसे बंदा जो इश्यू को समझते नहीं है, जो उन्हें पता नहीं है, और वो क्या इतना बड़ा आंदोलन लीड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 करोड़ 20-22-50 लाख जो उसके फॉलोअर हुए हैं इंस्टाग्राम पर, वो भी मोदी जी ने या अमित शाह ने या किसी और उनके द्वारा किसी और लोगों से कहलवा करके इनके वो मैन्युफैक्चर ने, वो फर्जी हैं, वो बढ़वाए गए हैं, वो नेचुरल नहीं है। अगर वो नेचुरल होते, बाकायदा इतने लोग फॉलो किया होता तो कम से कम 2-4 हज़ार तो उनमें से लोग आ जाते। तो वो 2 करोड़ 20 लाख 22 लाख 50 लाख गए कहाँ? अब ये कहना का साहब ये तो वहाँ पर किया था, फील्ड बने उतर के आ रहे हैं, तो कुछ तो उतर के आते, तो कोई भी उतर के नहीं आएगा। तो भैया हुआ क्या? तो वो मुझे लगता है कि फर्जी है वो। जैसे मोदी जी की आदत क्या है, सारे आंकड़े आप देख रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं फर्जी आंकड़े आ रहे हैं, हर तरह आंकड़े फर्जी वो बनाए कर रहे हैं। इसी तरीके से इनके भी जो इंस्टाग्राम के जो अकाउंट था उसको उन्होंने फर्जी करा दिया और बनवा दिया। आप मुझे एक बात और बताएं गजेंद्र जी कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर रोक क्यों लगाई? सरकार ने रोक लगाई थी किस पर? ट्विटर पर कितने थे इनके फॉलोअर? बहुत कम थे। तो भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ट्विटर पर रोक और इंस्टाग्राम पर रोक नहीं। इंस्टाग्राम पर है करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा और उस पर 3-4-5 लाख के आसपास हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या निकलता है ना? सोच बताओ। सरकार दिखाने के लिए ड्रामा कर रही है कि हम इसके खिलाफ हैं। अगर सरकार वास्तव में खिलाफ होती है तो इंस्टाग्राम को रोकती है, जो कि 2 करोड़ 22 लाख हो चुके हैं, ना कि
एक्स को रोकती जिसपे 2-4 लाख सिर्फ फॉलोअर है। आप मुझे बताएं ये संभव है क्या? अब आगे चलते हैं कि दीप एंड कंपनी कह रहे हैं कि साहब कि हमें जो ना टेंट लेके नहीं आने दिया जा रहा। कौन सा त्रिपाल आगे लगाने वाला? आपने भी देखा, आप वहाँ रोज जाते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से आपकी वीडियो और माध्यम में देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर चल क्या रहा है। तो जब इतना बड़ा मंच सजा हुआ है, वो मंच पहले बना, वो मंच तब उसने नहीं कहा कि मंच बनने नहीं दे रहे, हमें टेंट आगे लगा नहीं दे रहे, हमें कुर्सियाँ लगा नहीं दे रहे, ऐसा उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। बाद में हवा से उड़ गया 3-4-5 दिन के बाद में, फिर उन्होंने एक अच्छा बहुत शानदार वाटर प्रूफ टेंट लगा रखा है और बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है, बहुत लंबा टेंट है, तख्त है, पक्का सा लग रहा है मुझे। तो उस पर इन्होंने कभी नहीं कहा कि पुलिस ने वो रोका। किस रोकने की क्या बात है? सब एक तिरपाल पन्नी लगनी है बाहर, उसकी रोक रहे हैं, ये संभव है क्या? आप मुझे एक बताएं, घर तो पूरा सरकार ने बन जाने दिया, पर घर में क्या है कि साहब हमें एक स्टूल रखना है तो इस पर लाने से रोक रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है? तो क्या है कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी इसके विरोध में है, ये जानबूझ करके ड्रामा किया जा रहा है। अब आगे आते हैं, आपने वीडियो देखो, मैंने वीडियो देखा हुआ है, उसमें क्या कह रहे हैं साहब हमें एक छोटा सा तिरपाल लगाना है, पर्दा, तो धूप आ रही है। मैंने देखा धूप आ ही नहीं रही, और वह धूप उधर से आती भी नहीं है, और आ भी रही है तो वो उसके पर्दे पहले लगे हुए हैं, कोई पोलो भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ड्रामा क्या कर रहे हैं कि भाई ये तो मर जाएंगे, ये कर देंगे, तो ये सब नाटक है। अब आगे आता हूँ मैं, अब बताऊँ सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक को हमें जानना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है, उनकी पहले हिस्ट्री क्या है। हम क्या साइंटिस्ट है, ये वो सब बेकार की बातें उन्हें अलग रखी है, वो अलग चीज़ है। रहे होंगे लोग होते रहते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। साइंटिस्ट तो बीजेपी के बहुत सारे बने हुए हैं, वो एक अलग इशू है। सवाल ये है कि इनके जो मेन इशू है देश में, उन पर इनका विचार क्या रहा, क्या उन्होंने पहले कभी आंदोलन किया है, क्या इन्होंने किसी दलितों के मुद्दे पर, क्या मुसलमान लिंचिंग चल रही उस मुद्दों पर, हमारे आरक्षण के मुद्दे पर, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, यूजीसी का मुद्दा भी चला था, इन पर कभी इन्होंने आंदोलन किया, कभी बात रखी है? इन्होंने जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने मोदी जी का बहुत भारी सपोर्ट किया, मोदी जी के पक्के सपोर्टर हैं। उसके बाद 317 आर्टिकल जब हटाया संविधान में, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, उस पर इनकी तो सहमत थे और उनकी तारीफ करी मोदी जी की। इनका मामला जब बिगड़ा, जब मोदी से उन्होंने 6th शेड्यूल में अपना मांगा कि लद्दाख में 6th शेड्यूल को शामिल कर दीजिए, उस वक्त इनका मामला बिगड़ा, तब इनको जेल भेजा गया। जब जेल भेजा गया तो उसके बाद क्या होता है भैया, मोदी जी को जो पकड़ते हैं, उमर खालिद को पकड़ा गया, तो उमर खालिद तो आज छोड़ा नहीं, सरकार ने छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, इनको पहले क्यों छोड़ दिया भाई? 1 साल तक डिटेन सरकार कर सकती थी, तो 7 महीने के आसपास उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? आखिर सोनम वांगचुक की और सरकार के बीच में आखिर अंदरूनी समझौता हुआ क्या था जो उन्हें समय से पहले छोड़ना पड़ा? 1 नंबर बात। अब छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, फिर आने के बाद, छोड़ने के बाद में मैंने इनका एक भी आंदोलन नहीं देख रहा हूँ जो कि लद्दाख में चल रहा हो कि साहब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन किया नहीं उन्होंने। उसी इशू को लेकर के, जिस इशू को लेकर के पहले आंदोलन कर रहे थे, जेल छूटने के बाद आंदोलन फिर करना चाहिए था। इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी है। इन्हें पता है महात्मा गांधी जी क्या करते थे? महात्मा गांधी जी कोई जो है एयर कंडीशन में नहीं बैठते थे, जहाँ मिल गया वहाँ बैठे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया करते थे। और वो ये नहीं सर टेंट लगाओ, हमें तो टेंट लगवाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा चक्कर नहीं था। और दूसरी बात क्या है, महात्मा गांधी को जेल में पकड़ लिया, बात छोड़ दिया तो फिर धरने बैठ जाते थे, मुद्दे को वो छोड़ते नहीं थे, मुद्दे पर लगे रहते थे। इन्होंने क्या किया, उस मुद्दे को, मैं लद्दाख के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, 6th शेड्यूल में डालना और बहुत सी चीज़ें और भी हैं, उस मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया। और वहाँ पर जो है एक काउंसिल बनी हुई है, कोई इनकी संस्था है, कोई वो अपना काम कर रही है, कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं आता हूँ कि इनकी भूख हड़ताल पर इनकी हालत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं, इनकी हालत ख़राब है भाई। 18 दिन करीब 19 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 19 दिन हो चुके हैं। हालत ख़राब हो सकती है, लेकिन हालत तो बगल में और बैठे हैं बच्चे नीचे, उनकी भी हालत ख़राब है, उन्हें 19 दिन हो चुके हैं। उनकी कोई जांच नहीं होती, तो उनकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? बहुत बच्चे हैं, इनको तो आदत है, मैं पहले भी, इनको तो आदत है 20 दिन, 18 दिन, 40 दिन तक प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन करके और उस पर भूख हड़ताल बैठने की। उनको बेचारों को आदत भी नहीं है, वो तो बैठे हुए हैं, वो तो ऐसी बात नहीं कर रहे। इनकी इतनी चिंता क्यों की जा रही है? और देखो पहले इन्होंने आंदोलन किए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझो आप कि पहले इन्होंने अपने 6th शेड्यूल के लिए आंदोलन किए 2 बार, तो मुझे याद पड़ रहा है कि सब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मानस पर बैठे, 16 दिन धरना दिया और भूख हड़ताल बैठे, सॉरी। उसके बाद सब 40 दिन का मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता अब एग्जैक्ट फिगर, तो आप वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन हाँ 16 दिन, 20 दिन, 35 दिन के आसपास ऐसा पता चलता है कि ये भूख हड़ताल बैठे। तो भूख हड़ताल बैठे तो सरकार इनकी बात मान ली थी क्या? सरकार ने कोई बात नहीं मानी, जेल में और डाल दिया। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ सरकार नहीं, वो जेल में डाला बाद में, सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने धरना अपना जो था भूख हड़ताल अपने आप तोड़ ली, भूख हड़ताल। तो जब वहाँ अपने आप तोड़ सकते हो तो यहाँ भी तोड़ सकते हैं।
इन्हें पता है मैं कब तक सहन कर सकता हूँ, जब तक सहन करेंगे तब चलती रहेगी, उसके बाद खुद ही तोड़ लेंगे। लोगों को, देश को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पहली बार भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं, पहले बैठ चुके हैं। जब पहले बैठ चुके हैं, अपने आप तोड़ चुके हैं अपने भूख हड़ताल के अपने कार्यक्रम को, तो यहाँ भी तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये घटना ऐसे नहीं होने वाली जैसे हम सोच रहे हैं। इसके पीछे मैं देखो फिर रिपीट करता हूँ, अपनी बात बस ख़त्म करूँगा कि क्या कि मुझे ऐसा लगता है, जज साहब ने और पोल खोल दी, हम पहले भी कह चुके थे क्या कि इसके पीछे कोई न कोई स्पॉन्सर्ड है, कोई शक्तियां हैं। और शक्तियां कौन हो सकती हैं? आम आदमी पार्टी ज़्यादा मुझे संभावना इस बात की है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। ये मोदी अमित शाह का करा हुआ ये पूरा नाटक चल रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चाहे तो आपके दर्शक मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे और लोग मुझे क्या देखें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अन्ना के आंदोलन को मैं बहुत बारीकी से बात किया है और बाद में वो फ्रॉड निकला। उस वक्त भी ऐसा हुआ करता था, मुझे याद है जब अन्ना का, मैं इस एक बात तो जोड़ दूँ, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तब जो अन्ना के आंदोलन का विरोध करता था या जो कांग्रेस की तारीफ करता था, भाई सबका अपना अधिकार है, कर सकते हैं। ये थोड़ी हम अन्ना के सपोर्ट ही करेंगे या केजरीवाल का सपोर्ट ही करेंगे। तो उन लोगों को उस समय देशद्रोही कहा जाता था। मैंने मेट्रो में देखा, हर जगह देखा, भाई ये तो जो है खुद ही लगता है भ्रष्टाचारी है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठी, उसको साथ नहीं दे रहा है। ऐसे लोग कहते रहे। अब बाद में क्या हुआ? बाद में पॉलिटिकल पार्टी बन गई और भ्रष्टाचार तो वहीं की वहीं है। लेकिन क्या हुआ? उस लाभ क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, अरविंद केजरीवाल स्थापित नेता बन गए। यहाँ भी यही षड्यंत्र चल रहा है। कुछ नहीं होगा, नीट फिर ऐसी चलेगी, पेपर ऐसे आउट होते रहेंगे, धर्म प्रधान दूसरा आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी हट जाएंगे, कोई और सरकार बन जाएगी, तब भी होगा। मैं आप एक बात और में नोट कर लीजिए, क्या आप मैं एक ऐसी वो बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बना लें, तो मैं कौन सी दीपकेन कंपनी बात कर रहा हूँ, और आप ये मान लीजिए कि यही सरकार में आ गए, ये मान लो आप, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ आपको सोचूं कि इनकी सरकार में जैसे केजरीवाल आ गया था, इस सरकार में आ गए, भारत सरकार में दीप के प्रधानमंत्री बन गए और शिक्षा मंत्री भी शायद ये बन गए, कोई बन गए। मेरा दावा है तब भी पेपर आउट होंगे, मेरा दावा है तब भी ये चलेगी। सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है, ये इनके पेपर ये खुद भी आउट होंगे। तो आप देख लेना इस बात को, मेरा इसका दावा है, नोट कर लें इस बात को। तो ये जो है कुछ नहीं है, ये सब मुझे लगता है कि नौटंकी है। और अगर ये नौटंकी और एक्सपोज हो गई तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? फिर कोई जनता जो है कोई इन लोगों पर विश्वास नहीं करेगी, जैसे केजरीवाल का विश्वास नहीं करेगी। मैं एक बार लास्ट तो कह के एक कहावत पे ख़त्म करूँगा अपनी बात को। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुझे भी याद है कि पहले क्या था कि एक कोई संत था, वो कहीं जा रहा था, तो रास्ते में कोई बैठा हुआ था कि मुझे साहब खाने के दे दीजिए, कुछ भीख भिक्षा मांगी उसने। जैसे उसने खाने को दिया, किसने? जो बैठा हुआ था, मैं भूखा हूँ, तुरंत उसने अपना हथियार निकाला और उसको लूट लिया संत को। तो संत ने एक बात कही थी कि शायद तुमने मुझे लूट लिया, कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस बात किसी को कहना मत। बोला कि ऐसा क्यों? इसलिए मत कहना कि आगे से कोई भी अगर कोई वास्तव में भूखा होगा, जरूरतमंद होगा, तो उसे हम जैसा संत या कोई और व्यक्ति उसकी हेल्प सहायता नहीं करेगा, क्योंकि उसे लग जाएगा कि जैसे मुझे लूटा है आपने इस वजह से कि खाने के लिए आपने मांगा या कुछ चीज़ें मांगी, मैंने आपको दे दी, आपने मुझे लूट लिया। तो लोग फिर किसी को भिक्षा नहीं देंगे, किसी को अपना हेल्प नहीं करेंगे। ये जो केजरीवाल का आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, आंदोलन बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों ने कभी नहीं किया। किसान का अलग आंदोलन है। अगर ये भी ऐसे निकलता जिसकी सम्मान मुझे नजर आती है, बाकी ऐसा ही, मेरा तो मानना ऐसा ही है, तो ऐसी स्थिति में आगे जनता के भी इस तरह के जो आंदोलन, कोई जुनून आंदोलन होंगे, उसकी कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये हमेशा विश्वास खत्म हो जाएगा।